एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आरजू की तबीयत अब ठीक हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उस हादसे ने उसके दिमाग को भी चोट पहुंचाया था, जिसकी वजह से वो बहुत चुप रहती थी। आरजू कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। गांव से शहर पढ़ने जाया करती थी। वह अपने कॉलेज की छुट्टियों पर घर आई हुई थी और अपनी सहेलियों के साथ गाँव के मेले में मेला देखने गई थी। वहीं से उसको अगवा कर लिया गया था और उसके अगवा होने के बाद पूरे गाँव में खलबली मच गई थी। आज मेरे किए गए काम सराहते हुए मेरे पापा ने मेरा एडमिशन हाई स्कूल में करवा दिया था। आरजू के पापा ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया था। उधर मेरी सहेली रुखसाना की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसका चेकअप हुआ, वो प्रेग्नेंट थी और उसके प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने हो गए थे। इस बात को लेकर सारा गांव बड़े गुस्से में था। कैसे एक मासूम लड़की की इज्जत को तार तार करके उसको किसी काबिल नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रुखसाना की कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से रुखसाना को उस बच्चे को जन्म देना होगा। रुखसाना के माँ बाप तो बहुत रो रहे थे, लेकिन सारा गांव उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रुखसाना को ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे, क्योंकि शबनम ने अब हमारी आंखें खोल दी हैं और हर घर में एक शबनम बनना पड़ेगा। क्या आप लोग गांव वालों की बातों से सहमत हैं? तो मेरी इस कहानी को ज़रूर सुने और जो मैंने किया, क्या मैं सराहने के काबिल हूँ या नहीं। कहानी ये थी, दूसरे गांव के मुखिया का अय्यास बेटा। वह हर लड़की पर गलत नज़र रखता था। अब उसकी नज़र मुझ पर थी, जबकि मैं शुरू से ही पर्दा करने वाली लड़की थी। एक दिन मैं मदरसा से आ रही थी, मेरे हाथ में कुरान शरीफ था। जब वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर अपने फार्म हाउस में ले गया, जो ही वो करीब आने लगा, मैंने कुरान शरीफ का वास्ता देते हुए कुरान शरीफ आगे कर दिया और वो हंसने लगा। बोला कि मुझे नहीं रोक सकता, और हंसते हुए जो ही उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, उसी वक्त मेरी बात सुनो शबनम, रुक जाओ। आसिम ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा और मेरा बाजू जोर से दबाकर मुझे बीच सड़क पर रोक दिया। एक तो इतनी तेज़ धूप में गर्मी और तपिश से वैसे ही हालत ख़राब थी, और दूसरा मुझे आज घर पहुंचने की जल्दी थी। क्या मुसीबत आ गई है? रुखसाना ने झुझलाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर और बेबसी देखकर मैं चौंक गई। उसने आंखों में मुझे सामने देखने का इशारा किया। कुछ ही दूरी पर कुछ लड़के बैठे अपनी अय्यासियों में बिजी थे। निगाहें हर आते जाते बंदे पर थी। उनके सामने से गुजरना कीचड़ में गिरने के बराबर था। मैं अच्छी तरह जानती थी वे हमें भी इतनी आसानी से सामने से जाने नहीं देंगे, मगर दूसरा रास्ता बहुत लंबा था। मुझ में वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। गर्मी से वैसे ही बुरा हाल था। आज मदरसे में अम्मा पारा को पूरा याद करके सुनाना था, नमाज का पूरा तरीका बताना था। उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी। मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं वक्त से पहले मदरसे पहुँच कर कारी साहब को ये सब सुना देना चाहती थी। मैं दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए। रुखसाना ने मेरे कान में दोबारा धीरे से बोला, कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ, इतना थोड़ा सा तो फासला है। मैंने अपना बाजू छुड़वाकर उसका हाथ पकड़ा और उसको घसीटती हुई लेकर आगे बढ़ गई। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए जो ही उन लड़कों के सामने से गुजरे, उन्होंने हम पर भी गलत गलत शब्द बोलना शुरू कर दिया। अरे अपना नाप तो बताती जाओ, क्या साइज़ है? एक लंबा चौड़ा लड़का बिल्कुल हमारे सामने आ गया। हमें रुकना पड़ा। सामने से हटो, मैं गुस्से वाली शब्दों में कहा तो वह खीखी खीखी करके हंसने लगा। मैं बताता हूँ इन दोनों का नाप, एक का तो 32 है, शायद दूसरी का 34 होगा। दूसरा लड़का लपक कर हमारी मदद को आ पहुंचा और कहने लगा, अरे मैं जानता हूँ इन दोनों को और इनको परेशान मत करो। एक का नाम शबनम है और दूसरी का नाम रुखसाना है। एक ने गंदे से मुंह बनाकर बोला, हमारे चेहरे पर नज़र जमाए बोला। तो लड़कों का पूरा झुंड ठहाका लगाकर हंसने लग गया। रुखसाना की तो वैसे ही जान निकलने को हो गई थी, जबकि गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं रुखसाना का हाथ पकड़कर सामने खड़े दोनों लड़कों के साइड से होकर गुजरने लगी। फिर से वो हमारे सामने आकर खड़े हुए। मैंने कहा, हमारा रास्ता छोड़ दो। अब की बार मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए दांत खींच कर कहा, अच्छा अगर ना छोड़ी तो? वह उस सारे हाल से लुत्फ उठाता बोला। तभी एक लंबे बालों वाला कैपरी शर्ट पहने हुए एक लड़का आगे बढ़ा। जाने दो यार, क्यों तंग कर रहे हो? उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर गौर से मेरा चेहरा देखा और लड़कों को एक तरफ कर दिया। आप जाइए। उसने हम दोनों को जाने का इशारा किया। मैं रुखसाना का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ गई। मेरा नाम शबनम है। गाँव में हमारी कुछ ज़मीनें थी जिन पर मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ गाँव की सीधी सादी औरत थी जो पापा के साथ खेती बाड़ी में मदद करवाती थी। मैं घर के काम निपटाकर पापा के साथ ही खेतों पर निकल जाती थी। सारा दिन वहीं पर मौजूद रहती थी। छोटी थी मैं भी पापा के साथ खेतों पर चली जाती थी, मगर मैं बड़े होने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। मैंने माँ को साफ मना कर दिया।
कर ली कि मैं स्कूल जाऊंगी। ना चाहकर भी मेरी माँ को स्कूल में मेरा एडमिशन करवाना पड़ा। मैं 7 साल की थी जब मुझे माँ ने स्कूल में एडमिशन करवाया था। मैं खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल जाती और स्कूल के बाद मम्मी पापा के पास ही दौड़ी चली जाती। बाकी का वक्त खेतों पर मम्मी पापा के साथ काम करते हुए बीत जाता था। मैंने अभी 7वीं क्लास का पेपर ही दिया था और अच्छे नंबर लेकर आई थी। तभी हमारे सर पर एक ऐसी मुसीबत आ गई कि हम तीनों की ज़िंदगी बदल कर रह गई। पापा की थोड़ी बहुत जो खेती थी वह गांव के मुखिया की ज़मीन के साथ ही थी। वह अपनी ज़मीनों पर फार्म हाउस बना रहा था। उसके ज़मीन के आसपास जितनी ज़मीनें थी उसने सब खरीद ली थी। उसने मेरे पापा को भी ऑफर किया था कि अपनी ज़मीन बेच दो ताकि हमारे फार्म हाउस का नक्शा अच्छा हो जाए, उसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे पापा की रोजी रोटी का बस एक ही सहारा था, वो ज़मीन। पापा यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ वगैरह उपजाकर बाजारों में बेचा करते थे। हमारा गुजर बसर इसी से होता था। पापा को खेती बाड़ी से बेहद प्यार था। उन्होंने अपनी ज़मीन को अपने बच्चे की तरह सींचा था। फिलहाल वह अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते थे और मुखिया को मना करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। कुछ साल तो वह उसे टालते रहे। उनमें साफ मना करने की हिम्मत नहीं थी और ज़मीन बेचने का हौसला नहीं था। आखिरकार पापा ने हौसला करके मुखिया को मना कर दिया। पापा का कहना था कि ये मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसको नहीं बेच सकता। मैं सारी ज़िंदगी इसी ज़मीन पर मेहनत करना चाहता हूँ। मुखिया ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वह भला एक कम हैसियत मजदूर की खेती बाड़ी करने वाले का इनकार क्यों सहता। माँ ने भी कहा था कि मैं मुखिया से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ज़मीन उसको बेच देनी चाहिए। ज़मीन उसको बेच देनी चाहिए। मुखिया की तरफ से मिलने वाले पैसों से तुम अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हो। मगर पापा को न तो कारोबार का एक्सपीरियंस था और न मुखिया ज़मीनों की अच्छी कीमत देने को तैयार था। मैं तो बहुत कम दाम में पापा से ज़मीन लेना चाहता था। मगर पापा को क्या मालूम था अगर पापा उसकी लगाई हुई रकम वसूल ना करेगा तो पापा को अपनी ज़मीनों से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुखिया पापा का दुश्मन बन बैठा। उसने ठान लिया कि वह इस ज़मीन को हासिल करके रहेगा। मुखिया ने ज़मीन की नपाई करवा कर उसमें आधा ज़मीन तो ऐसे ही घेर लिया। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी उसके लिए उसने ऐसी चाल चली कि पापा न सिर्फ अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए थे बल्कि पापा को वह गांव ही छोड़ना पड़ा। उसने पापा को अपनी हवेली में मेहमान के तौर पर बुलाया और पापा को बहुत इज्जत दी और चाय भी पिलाई। पापा हैरान थे, मुखिया का यह व्यवहार इतना बदल कैसे गया। यह तो किसी गांव वालों को अपनी हवेली में घुसने तक नहीं देता था, जबकि उसने पापा को अपने पास बिठाकर चाय पिलाई। पापा को यही लगा था वह पापा को ज़मीन हासिल करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। मगर उसने पापा के साथ जो खेल खेला वह तो पापा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पापा वहाँ से चले गए। उस दिन शाम को पुलिस हमारे दरवाजे पर मौजूद थी और जब पुलिस हमारे घर आई थी तो दूसरे गाँव के चौहान का बेटा था और मुखिया के साथ उसका अच्छा संबंध था। उसने मेरे पापा को कॉलर से पकड़ कर कहा, हवेली से जो माल चोरी करके लाए हो तो अभी के अभी निकाल दो, वरना हमें तलाशी लेने में और माल बरामद हुआ तुम्हारी खैर नहीं। पापा समेत हम सब पुलिस की बात सुनकर हैरान थे। भला पापा चोरी क्यों करते, वे भी हवेली से? पापा तो वहाँ पर अपनी मर्जी से भी नहीं गए थे बल्कि मुखिया ने खुद ही बुलाया था। पापा के पास चोरी का माल होता तो वह निकालते ना। फिलहाल पापा ने साफ मना कर दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने जेवरात का एक डब्बा बरामद कर लिया जो कि बिस्तर के नीचे छुपाया गया था। पापा हैरान थे कि जेवर का डब्बा ये कैसे आ गया। असल में पुलिस वाले डब्बा खुद ही अपने साथ लाए थे। उन्होंने बिस्तर के नीचे से निकलने का झूठ बोलकर पापा पर इल्ज़ाम लगा दिया और आसपास के सभी लोग हमारे घर के बाहर इकट्ठे हो चुके थे। उन सबको यही लगा कि पापा ने जेवर चोरी की है और अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। गाँव के सभी लोग हमें बुरी निगाहों से देखने लगे। इस तरह बेईमानी और चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। इस माल समेत पापा को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी, जबकि मैं और माँ हैरान परेशान थे। पापा की जमानत करवाने की बेहद कोशिश की मगर पुलिस ना तो हमें पापा से मिलने दी थी और ना ही हमें पापा के बारे में खबर दी थी। तुम बस उसके कफन दफन की तैयारी करो। पुलिस वालों की बात सुनकर माँ तो हैरान रह गई। आप ये क्या कह रहे हो? माँ कांपती आवाज़ में बोली तो सिपाही ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, वह जेल से जिंदा नहीं निकलेगा। मुखिया उसे जिंदा निकलने ही नहीं देगा। अच्छा है तुम मुखिया के पास जाकर बात कर लो। सिपाही आंख दबाकर बोला था। मैंने माँ का हाथ पकड़कर जबरदस्ती माँ को घसीटती हुई घर ले आई। माँ के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था। वह खुद मुखिया की हवेली में जाकर उसे बात करें और पापा की तरफ से माफ़ी मांग ले। पुलिस ने भी यही राय दिया था। आप जाकर गांव के मुखिया से सलाह कर लें तो आपके पति को जल्दी रिहाई मिल जाएगी। मैं इतना तो समझ ही सकती थी कि सारा खेल मुखिया का खेला हुआ था। माँ को
उसके घर पर जाने के लिए मजबूर किया गया था और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। माँ ने मुखिया से माफ़ी मांगी और पापा की जमानत करवाने के लिए दरख्वास्त दी। उसका एक ही मतलब था कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, तुम्हारा पति सही सलामत वापस घर आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें उनकी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। इस सारे मामले में पुलिस शामिल थी। ऐसी हालत में भला माँ और मैं क्या कर सकते थे? हम किसके पास इंसाफ के लिए जाते, जबकि इंसाफ देने वाले लोग खुद ही मुखिया के पांव चाटते नजर आ रहे थे। माँ को यही सही लगा कि ज़मीन मुखिया के मुंह पर मार दी जाए, कम से कम पापा की जान तो बच जाएगी। फिलहाल माँ ने वादा कर लिया कि एक बार आप मेरे पति को रिहा कर दो तो हम सारी ज़मीन आपको देकर इस गांव से ही चले जाएंगे। पापा की रिहाई हो गई, पापा घर आ गए तो माँ ने सारी कहानी सुनाई। वे अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुखिया इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा और न ही वो ज़मीनों की अच्छी कीमत देगा। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो कोई और चाल चलेगा, हमारी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकता है। माँ पापा दोनों ही परेशान थे। आखिरकार पापा ने हार मान ली और अपनी ज़मीनें मुखिया को बेचने को तैयार हो गए। इस बार मुखिया ने पहले से भी कम कीमत लगाई थी, मगर पापा को मुखिया के सामने बोलने का हिम्मत नहीं था। पापा ने वही कीमत वसूली की और अपना घर और माल सब कुछ बेचकर उस गाँव को ही छोड़ दिया। हम दूसरे गाँव में आ गए। यहाँ पहले से हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे और ये गाँव उस गाँव से थोड़ी दूरी पर था। पापा अपने रिश्तेदार की मदद से इस गांव में अपना एक छोटा खेत और घर भी खरीद लिया था। हम वहां रहने लगे। पापा ने ज़मीन पर खेती बाड़ी करने का शौक पूरा करना शुरू कर दिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि अब मैं स्कूल में एडमिशन ले सकती, क्योंकि इस गांव में कोई 10वीं तक स्कूल नहीं था। ये गांव हमारे गांव से भी छोटा था। मैंने स्कूल में दाखिला नहीं लिया। मुझे पढ़ने का शौक था। माँ भी यही चाहती थी कि मैं दीन इस्लाम की किताबें पढूं। मैं गांव में मौजूद मदरसे में जाने लगी। जहाँ कुरान पाक पढ़ाई जाती वहाँ मेरी तरह और भी लड़कियाँ आया करती थी। मेरी दोस्ती यहाँ की लड़कियों से जल्दी हो गई। रुखसाना हमारे मोहल्ले की ही थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त रुखसाना ही थी। वो बहुत डरपोक तरह की लड़की थी। उसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसे मदरसे जाते हुए भी कुछ ही महीने हुए थे। उसके मम्मी पापा बड़े अजीब लोग थे जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे। वैसे तो मेरे मम्मी पापा को भी लड़कियों को पढ़ाने का कोई खास शौक नहीं था, मगर मेरे शौक को देखते हुए मम्मी पापा ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया था। मैं जबकि 7वीं क्लास पढ़ी थी। मैं अपने मदरसे में मौजूद सारी लड़कियों से ज़्यादा समझदार थी। सारी लड़कियाँ झूठी झूठी बातों पर यकीन करती थी जिनका कोई मतलब नहीं होता था, जबकि मैं समझदार और अक्लमंद थी। इस गांव का माहौल उस गांव से थोड़ा अलग था। गली में आवारा लफंगे लड़के लड़कियों का रास्ता रोककर लड़कियों को तंग करते थे। गांव की लड़कियां घरों से बाहर न निकलती थी, बस मदरसे से जाती और मदरसे से वापस आकर अपने घरों में दुबक जाया करती। हमारे पिछले गांव में तो मम्मी पापा के साथ खेती बाड़ी भी करवाया करती थी, मगर यहाँ बाहर निकलना अजीब सा लगता था, क्योंकि यहाँ का माहौल वहाँ के माहौल से कुछ अलग था। वहाँ के गांव के मुखिया ने पापा के साथ बहुत गलत किया था, मगर वहाँ पर माहौल ऐसा नहीं था। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखा करते थे। पापा पर चोरी का इल्जाम लगने से सबकी नज़रें पापा से बदल चुकी थी, क्योंकि सभी पापा को मजबूर समझ रहे थे। मगर उससे पहले वहाँ पर सभी लोग भाइयों की तरह रहते थे और ना ही वहाँ पर लड़के लड़कियों को तंग किया करते थे। मगर यहाँ पर अजीब ही माहौल था। गाँव के कुछ आवारा लड़के, उनमें से गाँव का मुखिया का बेटा भी था, वो पूरे गाँव को अपनी ही जागीर समझते थे और गांव में आवारा गर्दी करते फिरते थे। अगर कभी लड़कियों से उनका सामना हो जाता तो वे अपनी नज़रों से ही शब्दों से लड़कियों को चीर फाड़ करते थे, जैसे नज़रों ही नज़रों में उसको चीर फाड़ डालेंगे। मेरे लिए यहाँ का माहौल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। रास्ते में वो लफंगे लड़के हमें भी तंग करने से बाज नहीं आते थे। मैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहती थी, मगर रुखसाना हमेशा ही मेरा हाथ दबाकर मुझे रोक दिया करती थी। तुम उन लोगों से पंगा ना लो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। रुखसाना का डर मेरी राह में रुकावट बना हुआ था। वैसे मेरे पापा ने पिछले गांव की मुखिया के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी, तो उसका अंजाम मैं देख चुकी थी और मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं उन जालिमों के सामने अपना सर उठाऊं। मैं जानती थी ये जालिम उठे हुए सर को आसानी से कुचलने की ताकत रखते थे। गाँव के मुखिया का बेटा हासिम अपने आवारा दोस्तों के साथ पूरे गाँव में दंदनाता फिरता था। उसने अपने बाल लड़के जैसे रखे हुए थे और सफ़ेद पैंट शर्ट पहनकर खड़ा हो पूरे गांव पर अपने दोस्त जमाता। मदरसे से जाते हुए एक दिन उसके 2 लफंगे दोस्तों ने हमें रास्ते में रोक लिया तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था, मगर मैं अपने गुस्से पर काबू किए हुए थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों से कोई झगड़ा मोड़ लूँ और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल लूँ। मैं जानती थी ये मेरा क्या अंजाम कर सकते थे।
उन लड़कों ने हमें बीच रास्ते में रोका। हासिम ने आगे बढ़कर हमें बचाया। मैं जल्दी से रुखसाना को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गई थी, मगर उस दिन के बाद से हासिम मेरे पीछे पड़ गया था। वह आते जाते मुझ पर नज़र जमाए रखता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मेरी राय उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे उन लड़कों से बचाने का मतलब ये नहीं था मेरी नज़रों में उन लड़कों की इज्जत बढ़ गई हो। मैं जानती थी वह किस तरह का आदमी था। नशा और शराब उसके लिए आम बात थी। वह अक्सर मेरे करीब से गुजरता, मुझे उससे बढ़ती महसूस होती थी। मैंने उसको कभी भी घास नहीं डाली और हमेशा उससे कतरा कर उसके बराबर से गुजर जाती थी। मैं समझ सकती थी वो मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उसके कुछ मधुर नजरों से उसके बहकावे में आ जाती। रुखसाना के साथ ही मदरसे जाया करती थी। मैं घर से अकेले निकलना बंद कर दिया था। रुखसाना के साथ एक दो लड़कियां और हो जाती, कभी कभार हमारे साथ होती थी और कभी वह हमसे पहले चली जाती थी, मगर रुखसाना और मैं कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मैं कब से दरवाजे के बाहर खड़ी रुखसाना का इंतज़ार कर रही थी। वह अभी तक ना आई थी, जबकि मुझे 5 मिनट से ऊपर हो चुके थे। मदरसे जाने का वक्त निकला जा रहा था, जबकि रुखसाना का घर गली के आखिरी में था। फिलहाल वो मेरे घर पर आ जाती, हम दोनों इकट्ठे मदरसे की तरफ निकल जाते। शायद रुखसाना ने आज छुट्टी करनी थी। मैं खुद ही रुखसाना के घर की तरफ बढ़ी। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिलहाल मैं अंदर दाखिल हो गई। आंगन में ही वो चारपाई पर पड़ी थी। क्या हुआ, तुम मदरसा क्यों नहीं जाना चाहती? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने उसे देखते ही कहा तो थोड़ी बीमार सी आवाज़ में बोली, नहीं, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगी, तुम भी छुट्टी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं किस खुशी में छुट्टी कर लूँ, मुझे कौन सा कोई बुखार हो रहा है? मैंने उसको कहा तो उसने नामे से हिलाने लगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम अकेली जाओगी इसलिए कह रही थी। कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, कौन सा मुझे शेर खा जाएगा, मैंने उसको कहा और उसके घर से निकल आई। मैं अकेली मदरसे की तरफ बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं छुट्टी करके अपनी पढ़ाई का हर्जाना करूं। सुनो शबनम, मेरी बात सुनो। मैं अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी तो मुझे अपने पीछे किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे पुकार रहा था। मैं हैरान होती हुई रुकी और पलटकर देखने लगी। सामने मुखिया का बेटा हासिम था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे करीब आकर बोला तो मैं चौंक गई। ऐसी क्या बात करनी है जो तुमने मुझे यूं बीच रास्ते में रोक लिया है? मैंने थोड़ा गुस्से में बोला था। शायद तुम जानती नहीं हो कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐश करवाऊंगा, जिंदगी का सही आनंद लेना सिखाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती। मैंने साफ मना किया तो मैं चूक गया। अगर क्यों, गाँव की सभी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, मैं हैरान होता हुआ बोला था। मैं गाँव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं थोड़ा गुस्से में बोला था। कहा मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। अपने काम से काम रखो, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करके रखती थी, जबकि मैं उसे और भी ज़्यादा सुनाना चाहती थी, मगर मैं खुद पर कंट्रोल करती हुई आगे बढ़ गई। उसने सोचा भी कैसे कि मैं उससे दोस्ती करूँगी। उसने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा था, जबकि मैं बिल्कुल वैसी लड़की नहीं थी। अगर वो मुखिया का बेटा था, अपने घर का था, इसका मतलब ये नहीं था कि सारी लड़कियां उसकी गुलाम बनी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ी, जबकि वो पीछे खड़े का खड़ा रह गया। मुखिया का बेटा हासिम अपनी औकात पर उतर आया था। उसने मुझे रास्ते में तंग करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त हमारा लड़कों को भी मेरे पीछे लगा देता था, जो मुझे तंग करने का मौका ढूंढते रहते थे। उसके इस रवैया पर हैरान थी। अगर वो मुझे पसंद करता था तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इतनी बेइज्जती के बाद तो उसे पीछे से हट जाना चाहिए था। मगर वह अपनी असलियत पर उतर आया था। मैं अब कभी भी अकेली नहीं निकलती थी, हमेशा रुखसाना के साथ ही आती जाती थी। रुखसाना का तो वैसे ही डर से बुरा हाल होता था। मैंने उसको सारी बात सुनाई थी। वह हैरान होती, मुझे डांटने लगी। तुम उसको कोई जवाब ना देती और चुपचाप आगे बढ़ जाती। तुम उसको कह देती कि ठीक है, इस तरह वह तुम्हारा दुश्मन ना बनता। रुखसाना की इस तरह की बात सुनकर मैंने अपना माथा पीट लिया था। अगर मैं उसको जवाब ना देती तो उसका हौसला और बढ़ जाता। हाँ, अभी क्या वो पीछे हट गया है? तो वो पहले से ज़्यादा तंग कर रहा है और न जाने उसके क्या क्या मतलब होते। मैं रुखसाना को समझाने की कोशिश की। रुखसाना को कैसे समझाती तो उसको जवाब देना ज़रूरी था। जो मुझे कब तक तंग करेंगे? जब मैं कोई ऐसा वैसा कुछ ना महसूस करूँगी तो वह खुद ही पीछे हट जाएगा। पापा की तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी खराब पड़ी थी। मौसमी बुखार ने ऐसा जकड़ा पापा का बुरा हाल कर दिया। मम्मी पापा की खिदमत करने में बिजी थी। शबनम जाकर अपने पापा की दवा ले आओ। डॉक्टर साहब ने 2 दिन की दवा दी थी जो ख़त्म हो गई थी। मेडिकल स्टोर से जाकर 2 दिन की दवा लेकर आओ। बुखार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता
घर से निकली थी। मैंने अकेले बाहर जाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर पापा की बीमारी के चलते मुझे निकलना पड़ा। मेडिकल स्टोर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मैं जो ही मेडिकल स्टोर के करीब पहुंची, एक पेड़ के छांव में रुखसाना को एक बदमाश लड़के के साथ खड़े देखकर हैरान रह गई। रुखसाना पेड़ के तने से टेक लगाए खड़ी थी, जबकि उसके सामने वह लड़का खड़ा था, बातें कर रहा था। मैं दूर से भी अच्छी तरह पहचान सकती थी वह रुखसाना थी। मेरी आंखों में हैरानी का झटका लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ था रुखसाना इतनी छुपी रुस्तम निकलेगी। मेरे सामने तो वह लड़कों से ऐसी डरती थी जैसे वे लड़के उसको खा जाएंगे। अब यहाँ पर नैन मटकते चल रहे थे। शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा था। मैं सर झटकती हुई आगे बढ़ी। अगली सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनकर मैं आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने रुखसाना की माँ बहुत रो रही थी। उन्होंने रुखसाना को कहीं देखा है? मैं न जाने कल से कहाँ चली गई। तो उसकी सहेली है ना, मुझे जरूर कुछ न कुछ बताकर गई होगी। रुखसाना की माँ की आंखें आस और उम्मीद से भरी हुई थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, अभी तो मदरसे का टाइम भी नहीं हुआ है, मैंने हैरानी से जवाब दिया था। वह रोती पीटती वापस लौट गई थी। रुखसाना घर से गायब थी। उसका कोई अता पता नहीं था। वैसी लड़की तो नहीं थी किसी के साथ घर से भाग जाए, मगर पूरे गांव में यही बात फैली हुई थी। वह रात को घर से भाग गई थी। मैंने आखिरी बार उसे एक लड़के के साथ देखा था, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, वरना सबका शक यकीन में बदल जाता। वाकई वो किसी के साथ भाग गई थी। मदरसे के लिए अकेले ही निकल जाती। मुझे रुखसाना की बड़ी याद आती थी। मैं इस बात पर हैरान थी वह इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी, जबकि उसने किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने एक दिन उसी लड़के को हसीन के साथ देखा जो रुखसाना के साथ दिखाई दिया था। मैं जल्दी उसके पास पहुंची और उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने उसे रुखसाना के बारे में सवाल किया और कहा कि रुखसाना कहाँ है, मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा गड़बड़ा सा गया। हाँ रुखसाना, मैं उसकी आवाज़ में कपकपाहट साफ महसूस कर सकती थी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं उसे तुम्हारे साथ देखा था। अब सच सच बता दो तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगी। उसके गायब होने के पीछे तुम ही हो। मैंने उसे धमकी दी, मगर वह अगले ही पल संभल गया। उसके चेहरे पर मौजूद डर और घबराहट गायब हो चुकी थी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मुस्कुराते हुए बोला। तो मैं चौंक गई। इसका मतलब तुमने वाकई रुखसाना के साथ कुछ गलत किया है। मेरा शक यकीन में बदलने लगा। सुनो लड़की, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। वह ऊपर से नीचे तक मुझे निहारता हुआ बोला। मैं 2 कदम पीछे हट गई। मेरे सामने ही हासिन की गाड़ी थोड़ी धीमी रफ्तार में गई, जिसमें दूसरे गांव की पुलिस वाले की बेटी को हासिन ने बड़ा जोर से पकड़कर उसे लेकर गाड़ी में बैठा हुआ था और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वो पुलिस वाले की बेटी ही थी। क्या तुम अभी मुझसे झूठ बोलोगे? तुम लोगों ने इस गाँव को अपने बाप की जागीर समझी है क्या? पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारा मैं अंजाम करवाऊंगी। तुम याद रखोगे। मुझे न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद रुखसाना की खूबसूरती मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम था, और आज उस लड़की को भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। रुखसाना इतनी मासूम और साधारण लड़की थी। पूरे गांव वालों के कहने के बावजूद भी मुझे इस बात पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था। वह अपनी मर्जी से घर से गई थी, मगर मुझे यकीन था उसके साथ जरूर कोई न कोई हादसा हुआ था। इस हादसे के जिम्मेदार कहीं न कहीं ये लड़का जरूर था, रिहान। बराबर में खड़ा चुप से हम दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अभी तक एक बात भी नहीं कही थी। मैंने जब पुलिस की धमकी दी तो बीच में बोल पड़ा। तुम क्या समझती हो कि पुलिस तुम्हारी धमकी पर कान धरेगी? वैसे तुम्हारे पास क्या सबूत है उस लड़की की गुमशुदगी के पीछे? किसी लड़के का हाथ है? रिहान की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था सिवाय उसके कि मैंने दोनों को एक साथ देखा था। मैं जानती थी ये सबूत काफी नहीं था। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, मगर मैं अपनी सहेली के लिए कोशिश करना चाहती थी। वो बैठने वालों में से नहीं थी। और आज जो मैंने कांड देखा वह तो शायद पूरे गांव को हिलाकर रख देता। जो पुलिस वाला तो मुखिया की टक्कर का था। रुखसाना के माँ बाप तो गरीब थे, चुप बैठ गए थे। उन्होंने यही सोचा उनकी लड़की घर से भाग गई है, और अगर वे ज़्यादा उसको तलाश करेंगे तो गांव में और ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं थी। बल्कि अगर उनको कहीं देख भी लिया जाए तो गंदी गालियों से नहला दिया जाता था। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सबूत भी इकट्ठे कर लूँगी और तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे भी भेज दूँगी। मैंने उंगली उठाकर उस लड़के को धमकी दी और गुस्से में आगे बढ़ गई। रुखसाना की गुमशुदगी का मामला अभी हल नहीं हुआ था। मैंने अपनी तरफ से सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कोई भी सबूत उस लड़के के खिलाफ नहीं मिल सका। मेरा दिल चीख चीख कर गवाही देता था कि सब कांड में इस गांव का रिहान, जो कि मुखिया के बेटे का जिगरी दोस्त था, इन सब में वह लड़का जरूर मिला हुआ है।
था बल्कि उसके बदमाश दोस्त भी मिले हुए थे, मगर मुझे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। अब हासिम की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुझे मदरसे अकेला आते जाते देखता, तंग करने से बाज नहीं आता था। वह एक बदमाश लड़का था जिसके अंदर किसी तरह का डर नहीं था। अब तो मैं उस चीज़ का इंतजार कर रही थी जब गांव में पुलिस वाले की बेटी की ढूंढ मचेगी। मैं उसकी बेटी को इसलिए जानती थी, जिस स्कूल में मैं जाती थी वहीं पर पुलिस वाले की बेटी भी पढ़ती थी और मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। और आज उस लड़की को भी मुखिया का बेटा लेकर जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से भी देखा था। मुझे लग रहा था अब मुखिया और उसके बेटे का अंत आ चुका है। पुलिस वाला चुप बैठने वालों में से नहीं, क्योंकि आज तो उसी के घर में डाका डला था। जब 3 से 4 दिन बीत गए और धीरे धीरे ये बात गाँव में फैल गई और उस लड़की को ढूंढा जा रहा था। अब मैं अच्छी तरह जानती थी अब पुलिस वाला इस बात पर जरूर एक्शन लेगा। भले ही उसने मेरे पापा के साथ बहुत गद्दारी की थी और किस हद तक मिली हुई थी। पापा के साथ जो कुछ हुआ था हमें मुँह छुपाकर उस गाँव से निकलना पड़ा था, जबकि उसमें मेरे पापा का कोई कसूर नहीं था। मगर हमें आज तक इंसाफ न मिला था और ना ही हमें इंसाफ की कोई उम्मीद थी। रुखसाना का संबंध भी गरीब घर से था। गरीबों को इंसाफ कहाँ मिलता है। हमने इससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी, हम डर हो गई थी, क्योंकि पुलिस अब मुखिया का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। मैं रुखसाना का पता लगाने के लिए हासिम के आगे खुद ब खुद चली जाती थी। मैं चाहती थी वो मुझे पकड़े और फिर मैं शोर मचाऊं और उसका सारा करतूत सभी लोगों के सामने लाऊं। मैंने पापा को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो मुझे रास्ते में तंग करता है, क्योंकि पापा बहुत परेशान हो जाते और माँ तो शायद मेरा घर से निकलना ही बंद कर देती। मैं मदरसे की पढ़ाई चालू रखना चाहती थी। पापा को जब से बुखार आया था उनके बदन में बहुत कमजोरी हो गई थी। वे ज़्यादातर घर में आराम किया करते थे और खेती बाड़ी का काम माँ ही संभाला करती थी। वैसे मैं माँ और पापा दोनों को ही परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं हासिम जैसे इंसान से खुद ही निपटना अच्छी तरह जानती थी। मेरी कोशिश थी कि अपनी हद में रहे और अपनी हद से आगे ना बढ़े। मदरसे जाती थी तो मैं चुन्नी अच्छी तरह से ओढ़कर जाती थी, क्योंकि इस्लाम में पर्दे के बारे में बहुत हिदायत दी जाती है कि औरत का सबसे बड़ा गहना पर्दा होता है। मैंने खूब अच्छी तरह पर्दा करना शुरू कर दिया था। मैं पर्दे के बिना एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हासिम खुद ब खुद मेरे रास्ते में आ जाता था और मैं भी यही चाहती थी कि मेरे रास्ते में आ जाए। आज हद से ज़्यादा सन्नाटा था, आसपास भी कोई नहीं था। हासिम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया था। वह मुझे तंग करने लगा जबकि मैं अपनी राह चल रही थी। मैंने उसे हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया, मगर आज वह न जाने किस मूड में था। बस हो गए तुम्हारे नखरे, अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त ना करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी की तरफ घसीटा। मुझे उसकी उम्मीद ना थी। मैंने आजू बाजू देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर उसने दूसरे हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे हाथ में कुरान शरीफ मौजूद था। मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए कुरान शरीफ को सीने से लगा लिया। उसने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला। उसके दोस्तों ने गाड़ी चला दी, जबकि मैं चीख मारती रही। इसी बराबर में ही बैठा था। उसने अपनी जेब से न जाने क्या निकाल कर मेरी नाक पर लगाया। मैं जल्दी ही बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक कमरे में पाया। मैं जल्दी उठकर दरवाजे की तरफ आ गई। दरवाज़ा जोर जोर से खटकाने लगी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। लगता था वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। कभी कुछ देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं पीछे होकर दीवार से जा लगी। हासिम कमरे में दाखिल हुआ। वो मेरी तरफ बढ़ा। तुम्हें होश आ गया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझसे दोस्ती कर लो। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेती तो मुझे मजबूर होकर ये सब ना करना पड़ता। धीरे धीरे वो बोलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने मेज़ पर रखा हुआ कुरान शरीफ उठाया जो मैंने साथ ही लाई थी। मैंने कुरान शरीफ उसके आगे बढ़ा दिया। तुम्हें इस किताब का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो, मुझे जाने दो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तुम्हें अपने रब का वास्ता और इस किताब का वास्ता, मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वह ठहाके लगाकर हंस दिया। अच्छा, तुम तो बड़ी अकड़ थी, अब कैसे सारी अकड़ खत्म हो गई? उसकी बात सुनकर मैं रोने के सिवा और क्या कर सकती थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। ऐसा मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए तो नहीं लाया ताकि तुम वापस जाते ही सबको चीख चीख कर बता दो कि मैं तुम्हें अगवा करके यहाँ तक लाया था। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कैसे नहीं बताओगी? तुम रुखसाना के बारे में भी बताने चली थी और तुमने रूबीना को भी देख लिया है। अब तो तुम ये राज खोल कर रख दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा किया है। आज मैं तुम्हारी हिम्मत ख़त्म करने आया हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैं डर से आंखें मूंद ली। मैं उस पर अपने रब को पुकारा था। मेरी वही मदद कर सकता था, वही मुझे इस हैवान से बचा सकता था।
जो ही मेरी तरफ बढ़ा, अचानक दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी ही आंखें खोली। हासिम भी मेरे सर के करीब खड़ा था, मुझे मुड़कर देख रहा था। दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रुखसाना को देखकर मैं हैरान परेशान रह गई। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी, जबकि उसका हुलिया बिखरा हुआ था। उसके हाथ में एक तेज नोक वाला चाकू था। वह तेजी से कमरे में दाखिल हुई, हासिम की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम अब इस मासूम को भी उठाकर लाए हो ताकि उसे तकलीफ पहुंचा सको। जितना तकलीफ तुमने मुझे दी उसका एक एक बदला लूंगी। मैं तुम्हें सबनम को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मैं उसे देखकर उठ खड़ी हुई और हासिम जबकि मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैंने एक जोरदार लात उसके मेन पार्ट पर मारा। वो उस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। रुखसाना ने फुल ताकत से उस खंजर से उस पर वार कर दिया था। वह दर्द से तड़प रहा था। मैंने जल्दी रुखसाना को गले से लगाया। ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये गुंडे बदमाश मुझे उठाकर लाए थे। इतने दिनों से उन्होंने मुझे यहाँ अपनी कैद में रखा हुआ है। रोज़ मेरी इज्जत का तमाशा बनाते हैं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे अपने होश में नहीं लग रही थी। वो बेहद परेशान थी। मुझे उसको ऐसी हालत में देखकर बेहद अफसोस हुआ था। मैं उसे गले लगाकर रो पड़ी थी। वह भी बहुत रो रही थी। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैंने रुखसाने से कहा तो उसने नावे से हिला दिया। मैं वापस जाने के काबिल नहीं हूँ। मुझे कौन स्वीकार करेगा? तुम जाओ, मैं उसका काम तमाम करती हूँ। उसने खंजर दोनों हाथों में पकड़ा और हवा में घुमाया। नहीं रुखसाना, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उनका बदला खुदा और कानून लेगा। तुम अपने हाथ उसके गंदे खून से क्यों न पाक कर रही हो? मैंने रुखसाना को बाजू से पकड़कर रोका। उसे घसीटती हुई बाहर ले आई, जबकि मैंने जिस कमरे में हासिम जख्मी पड़ा हुआ था उस कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। मैं सावधानी से आगे बढ़ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि घर में कोई और भी मौजूद होगा। शायद हासिम का दोस्त हो जो गाड़ी चलाता हुआ हमें यहाँ तक लाया था। और पूरे फार्म हाउस में अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद वहाँ पर हमें पुलिस वाले की बेटी भी मिल गई, जो बहुत बुरी तरह से घायल पड़ी थी। उसके पूरे बदन में नील के निशान थे। मैंने रुखसाना ने आरजू को भी उठाया। चलने की हालत में नहीं थी। हमने उसे सहारा दिया और वहाँ से भाग निकले। हम तीनों सीधे पुलिस वाले के घर गए, क्योंकि आरजू की हालत बहुत ख़राब थी। हमें देखते ही आरजू की माँ बहुत परेशान हो गई। हमने सारी कहानी आरजू की माँ को सुनाया। आरजू घर से पूरे 2 हफ्ते से गायब थी। जब ये बात हमने पुलिस वालों को सुनाया, वह तो आपे से बाहर हो गया और सीधे मुखिया के घर गया। मुखिया समेत उसके बेटे को भी धर दबोचा, क्योंकि आज तो पुलिस वाले की खुद की बेटी की इज्जत नीलाम हो चुकी थी। तो ये काम क्यों न करता? और मुखिया के खिलाफ तो आधा गाँव खड़ा था और उसके बेटे की हरकतों से हर कोई वाकिफ था। दोनों बाप बेटे अब सलाखों के पीछे थे। आरजू को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। रुखसाना की माँ को भी रुखसाना को देखकर निहाल हो गई थी और दोनों गाँव के लोगों ने मिलकर मेरा पीठ थपथपाया और पुलिस वाला तो मेरे पापा के कदमों में आकर गिर गया। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी और इसी वजह से मुखिया सर पर चढ़ता चला गया। इसी भरम में उसने आज मेरी बेटी की इज्जत से भी खेला। मैं उन दोनों बाप बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह हमेशा मुखिया का साथ देता था। शायद अल्लाह ने इसी की सज़ा मुझे दी है और मेरी बेटी इस अंजाम को पहुंची है। तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है, जिसने 2 गांव की इज्जत को बचाया और साथ में अपनी इज्जत की भी हिफाजत की है। लड़की को हम सभी का सलाम है। और पुलिस वाले ने दोनों गांव के सामने मेरे पापा के चोरी के इल्ज़ाम को झूठा साबित किया और उनके खेत को लौटाने का पूरा वादा किया। सारे गांव वाले मेरे पापा से माफ़ी मांग रहे थे। आरजू को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसका इलाज चल रहा है। वो पहले से काफ़ी अच्छी है।